हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 40, 41 एंड 42 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। यह वीडियो इस चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस चैप्टर में ओनली 42 प्रॉब्लम्स ही हैं। इस वीडियो दैट इज पार्ट 18 वीडियो नंबर 18 के पहले मैंने यूट्यूब में इस चैप्टर के 17 वीडियोज को अपलोड कर रखा है। उन सभी वीडियोज को एवं उनके अलावे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अदर चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स के वीडियोज को जो अभी तक अवेलेबल हैं, उन्हें आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 40। Problem number 40. A block capital A can slide on a frictionless that is a smooth incline of angle theta and length L, kept inside an elevator going up with uniform velocity v as shown in figure 5b22. Find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline. प्रॉब्लम 40 में एक पिंड है, एक ब्लॉक है कैपिटल ए, जो एल लेंथ एंड थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल वाले फ्रिक्शनलेस और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, घर्षण रहित न समतल पर झुका हुआ तल पर, जिसका लेंथ एल है एंड हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से इंक्लिनेशन और झुकाव और एंगल थीटा है, उस पर ब्लॉक ए स्लाइड कर सकता है, नीचे की ओर स्लाइड कर सकता है एंड यह इंक्लाइन प्लेन किसी एलिवेटर और लिफ्ट के अंदर लाई करता है, अंदर सिचुएटेड है, जो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग v से ऊपर की ओर अपवार्ड जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम में यह फाइंड करना है कि जब ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन के न समतल के टॉप से रिलीज किया जाता है, मोशन के लिए विरामावस्था से मुक्त किया जाता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। टॉप पर ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर ब्लॉक ए का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो जब इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन के न समतल के टॉप से मोशन के लिए रिलीज किया जाता है, तो इस पूरे इंक्लाइन जिसका लेंथ एल है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के पूरे लेंथ को स्लाइड करने में, मतलब इस इंक्लाइन के टॉप से बॉटम तक ब्लॉक ए को पहुंचने में, स्लाइड कर पहुंचने में, फिसल कर पहुंचने में कितना समय लगेगा, उस टाइम को कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम में चूंकि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, घर्षण रहित है, तो ब्लॉक जब डाउनवर्ड स्लिप करेगा और डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, नीचे की ओर फिसलेगा ऑब्जेक्ट ए, तो इस ऑब्जेक्ट ए एंड इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट के बीच में, कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में, संपर्क पृष्ठों के बीच में अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन को इंक्लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इंक्लाइन क्या है, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ है। तो इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A = G sin theta। Although elevator is going up with constant velocity,
Therefore, upward acceleration of the elevator is zero. क्योंकि एलिवेटर और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवार्ड जा रहा है, इसलिए एलिवेटर का तो एक्सेलरेशन अपवार्ड एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस एलिवेटर और लिफ्ट के अंदर जो इंक्लाइन है, मतलब फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ तल है जो क्षैतिज से थीटा एंगल बनाता है, तो उस पर बॉडी डाउनवर्ड, उस पर ब्लॉक ए डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण, जिसके कारण ब्लॉक ए का इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, एंड वह एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल वाले किसी इंक्लाइंड प्लेन या नत समतल पर, झुका हुआ तल पर डाउनवर्ड स्लिप करता है, डाउनवर्ड स्लाइड करता है, मोशन करता है, तो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अगर यही सरफेस इंक्लाइंड प्लेन, यह रफ इंक्लाइंड प्लेन होता, फ्रिक्शन वाला इंक्लाइंड प्लेन होता, तो वहां डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू स्मॉल जी अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन चूंकि यह इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, इसलिए यहाँ ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन के बीच जब ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, वह जीरो हो जाएगा। इसलिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन और स्मूथ इंक्लाइंड पर, चिकने नस समतल पर ऑब्जेक्ट का ए का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से रिलीज किया गया है मोशन के लिए। मतलब जब ऑब्जेक्ट ए इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर होता है, मतलब अपर पोजीशन पर होता है, तब ब्लॉक को वहां से मोशन कराया जाता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का जीरो होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए इज जीरो एंड लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज एस इक्वल्स टू एल। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक कितना होगा, जितना लेंथ इंक्लाइन का है, तो एस इक्वल टू एल। एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज जी साइन थीटा। यूजिंग इक्वेशन ऑफ accelerated motion on a straight line, s equals to ut plus half at square. Distance covered by an object in time interval t. t टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन का इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वही इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक a ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन और स्मूथ इंक्लाइन। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह कितना है, l है। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह कितना है, s डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t। t टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना है, s है ओरिजिनल फॉर्मूला में। लेकिन यहाँ s की जगह, यहाँ मोशन स्मूथ और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा है, झुका हुआ तल पर हो रहा है, जो कि चिकना है, फ्रिक्शनलेस है, जिसका लेंथ कितना है, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ कितना है, एल है। तो इसकी जगह पूरे इंक्लाइन को पर स्लाइड करना है, ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से बॉटम तक आना है, तो पूरा लेंथ कवर करना है। तो इसकी जगह वी कैन रिप्लेस एस इज इक्वल टू एल यू। ब्लॉक को इनिशियल, मतलब ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से रिलीज किया गया है, इसका मतलब उसका इनिशियल स्पीड टॉप, इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल स्पीड जीरो होगा। यू की जगह जीरो, टी मालूम करना है, वह टी रिक्वायर्ड टाइम है। कितना टाइम में कितना समय लगेगा ऑब्जेक्ट ए को पूरे इंक्लाइंड प्लेन पर स्लिप करने में, मतलब स्लाइड करने में, पूरा इंक्लाइंड प्लेन पर उसके टॉप से बॉटम तक स्लाइड कर पहुंच जाने में कितना समय लगेगा, वह मालूम करना है। तो वह टाइम, say that time is t। तो u जीरो हो गया ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड, मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1/2
ए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर कितना होता है, स्मॉल जी साइन थीटा, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पर, स्मूथ इंक्लाइन पर, तो जी साइन थीटा ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑन द फ्रिक्शनलेस और स्मूथ इंक्लाइन किसी चिकने न समतल पर नीचे की ओर गतिशील पिंड का त्वरण ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और एल इक्वल्स टू हाफ इंटू जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और अब टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब टी स्क्वायर को हम एलिमिनेट कर लेंगे इस इक्वेशन से, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करें जिससे कि टी स्क्वायर इस इक्वेशन से जो हमने ऑब्टेन किया एल इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन का वैल्यू है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर जो फाइंड करना है टाइम वर्क, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2l अपॉन जी साइन थीटा राइट डाउन, और टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर है इक्वल्स टू 2l अपॉन 2l क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, therefore time taken by the block to slide down the complete incline is t equals to a square root 2l upon g sin theta, ये है टाइम टेकन, टोटल टाइम जो लगेगा ऑब्जेक्ट ए को पूरे स्मूथ और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर उसके टॉप से बॉटम तक पहुंचने में, स्लाइड कर पहुंचने में वह टाइम कितना होगा, रूट अंडर 2l अपॉन जी साइन थीटा, सिंस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2l अपॉन जी साइन थीटा, देयरफॉर टी इक्वल्स टू रूट अंडर 2l अपॉन जी साइन थीटा, वेयर जी स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है, एल इस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का, स्मूथ इंक्लाइंड का और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का चिकने न समतल का लेंथ है, एंड थीटा इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से झुकाव है, इंक्लिनेशन है, एंगल है, हॉरिजॉन्टल से जो फॉर्म होता है, तो यह टाइम टेकन मालूम हो गया, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ए टू स्लाइड डाउन over the entire length of the incline is t equals to root under 2l upon g sin theta. Answer of this problem. Problem 41. A car is speeding up on a horizontal road with an acceleration small a. Consider the following situations in the car. Part A. A ball is suspended from the ceiling through a string and is maintaining a constant angle with the vertical. Find the angle. And part 2, a block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. Find the angle of the incline with the horizontal. Problem 41 में एक कार हॉरिजॉन्टल रोड पर, क्षैतिज सड़क पर एक्सेलरेशन त्वरण ए के साथ मोशन में है, गतिशील है। कार के अंदर टू सिचुएशंस, दो स्थितियां हैं, उस पर विचार किया जाए, कंसीडर किया जाए। हर सिचुएशन में एक गेंद, एक बॉल को उस कार के सीलिंग से लटकाया जाता है स्ट्रिंग के हेल्प से, डोरी के हेल्प से, एंड वह स्ट्रिंग, वह डोरी वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल से थीटा मेंटेन रखता है। इसका मतलब है कि बॉल इक्विलिब्रियम में हमेशा कार का एक्सेलरेशन ए हो रहा है, सपोज किया जाए राइट साइड में कार जा रही है,
लेकिन उसके सीलिंग से लटकाया गया, सीलिंग से एक बॉल को स्ट्रिंग डोरी की हेल्प से लटकाया जाता है, तो वह बॉल वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल थीटा पर हमेशा लाई करता है, स्थित रहता है। इसका मतलब है बॉल इक्विलिब्रियम में है। मैंने बॉल पर वर्टिकल डायरेक्शंस में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस एंड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन में एंड हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इसलिए स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉल वर्टिकल से हमेशा एक कांस्टेंट एंगल मेंटेन रखता है फर्स्ट सिचुएशन में। तो उस एंगल थीटा जो वर्टिकल से स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है, जिससे कि बॉल कनेक्टेड है, वह जितना कांस्टेंट एंगल वर्टिकल से मेंटेन रखता है, हमेशा बनाए रखता है जितना एंगल, उस एंगल को मालूम करना है, फाइंड करना है सिचुएशन 1 में। एंड सिचुएशन 2 में एक ब्लॉक को एक स्मूथ इंक्लाइन, एक चिकने दैट इज फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पर और इंक्लाइन प्लेन पर, नर्म समतल पर रखा जाता है। एक ब्लॉक को सपोज किया जाए, यह ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, से मास ऑफ द ब्लॉक इज कैपिटल एम, एंड इसे रखा जाता है उस कार के अंदर एक इंक्लाइन बना हुआ है, सपोज किया जाए, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। एक झुका हुआ तल है कार के अंदर, नर्म समतल, जिसका क्षैतिज से झुकाव थीटा है, और उस पर एक ब्लॉक को रखा गया है, सपोज किया जाए उसका मास m है। लेकिन वह ब्लॉक उस इंक्लाइन पर, मतलब नर्म समतल पर और इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर स्लाइड नहीं करती है। वह ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड नहीं करता है। इसका मतलब है कि इंक्लाइन के लॉन्ग इस ब्लॉक पर जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, क्रियाशील होता है, उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जो वेट का वन ऑफ द कंपोनेंट्स mg sin थीटा एक्ट करेगा। इस ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन पर लाई करने वाला सिचुएटेड किसी ब्लॉक पर वेट का वन ऑफ द कंपोनेंट्स mg sin थीटा, जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड एक्ट करता है, वह एक्ट करेगा। तो वह फोर्स डाउनवर्ड फोर्स एंड सूडो फोर्स भी, क्योंकि यह कार जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन कार का है, तो जहां भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस पर एक सूडो फोर्स काम करता है, जो उस ऑब्जेक्ट का मोशन, उस बॉडी के मोशन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर कार सपोज किया जाए राइट डायरेक्शन में मोशन कार कर रही है, तो इसके अंदर जो इंक्लाइन है बना हुआ, और इंक्लाइन प्लेन है, नर्म समतल है, झुका हुआ तल है क्षैतिज से थीटा एंगल पर, जिसे फाइंड भी करना है, इस एंगल थीटा को फाइंड करना है। तो इस पर जो ब्लॉक रखा गया है, सपोज उसका मास कैपिटल एम है, तो वह डाउनवर्ड नीचे स्लाइड नहीं करता है। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर जो सूडो फोर्स काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि कार राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका जो कंपोनेंट है, मतलब इसका जो कंपोनेंट, कहने का मतलब है कि इसका जो सूडो फोर्स किधर काम करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए कि कार राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। तो सूडो फोर्स जो होगा कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना कार का एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन से उसके अंदर इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स भी काम करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से यह भी एंगल जो सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल से सूडो फोर्स का, माने सूडो फोर्स के डायरेक्शन का इंक्लाइन से जो एंगल बनेगा वह भी ज्योमेट्री से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसलिए सूडो फोर्स का कंपोनेंट एक काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में वह कितना होगा, थीटा एंगल पर। सूडो फोर्स का कंपोनेंट है तो ma cos थीटा, जबकि ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने कैपिटल एम सपोज किया है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, एंड इस वेट का वन ऑफ द कंपोनेंट्स mg cos थीटा, वह इसके नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, इसके नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन है, इसके नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके द्वारा mg का
ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है एंड नीचे की ओर स्लिप नहीं कर रहा है, तो उसका जो वन ऑफ द कंपोनेंट्स एम जी कॉस थीटा वह इंक्लाइन प्लेन पर के परपेंडिकुलर है डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड है, इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर है। जो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन का जो वर्टिकली अपवर्ड है, इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टल के नहीं, तो उसके द्वारा बैलेंस हो जाता है। n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा बैलेंस हो गया। जबकि इस वेट का मतलब ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए ब्लॉक का वेट जो ब्लॉक स्लाइड नीचे नहीं कर रहा है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अदर कंपोनेंट होगा एम जी, अदर कंपोनेंट कौन होगा, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन के मतलब जो सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है ब्लॉक का, उसका कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवर्ड काम कर रहा है, जो कि कौन है, एम ए कॉस थीटा। यह एम ए कॉस थीटा है जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवर्ड काम कर रहा है। और चूंकि बॉडी स्लाइड इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर स्लाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि एम जी साइन थीटा जो वेट का कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड एंड सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पर जो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि कार का मोशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन ए के साथ राइट डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, इंक्लाइन और इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा, वह अपवर्ड काम कर रहा है, जबकि एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड। एंड ऑब्जेक्ट चूंकि नीचे की ओर स्लाइड इंक्लाइन प्लेन पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सूडो फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा, वह वेट का जो कंपोनेंट है, ऑब्जेक्ट का वेट का कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड है, उसको बैलेंस कर लेता है, मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं। एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो इससे स्मूथ इंक्लाइन का जो चिकना नर समतल है, इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, उस थीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो सिचुएशन 2 का सॉल्यूशन तो आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, देयरफॉर एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू जी टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी, दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी, यह आंसर होगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, where theta is the inclination or the angle which the inclined plane, a smooth inclined plane makes with the horizontal। मतलब inclined plane का horizontal से जो inclination है एंगल थीटा, उसे मालूम करना है सिचुएशन 2 में। एंड सिचुएशन 1 में क्या मालूम करना है कि जो बॉल स्ट्रिंग से के हेल्प से कार के सीलिंग से सस्पेंडेड है, तो वह बॉल स्ट्रिंग सहित वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल से थीटा मेंटेन करता है। तो कितने एंगल पर, इसका मतलब है कि यह बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो कितना एंगल वर्टिकल से यह बनाएगा, फॉर्म करेगा, जो कांस्टेंट एंगल है उसे मालूम करना है। यहाँ पर बॉल, चूंकि बॉल का भी मास हम सपोज कर लेते हैं एम है, स्मॉल एम है बॉल का मास, तो वेट इसका काम करेगा डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉल एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। एंड टेंशन यहाँ पर जो सीलिंग सपोज किया जाए कि सीलिंग का पॉइंट ओ से सस्पेंडेड है, लटक रहा है स्ट्रिंग, तो चूंकि स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल पर बॉल सहित थीटा एंगल हमेशा मेंटेन रखता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति है। बॉल पर जितना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बराबर कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। एंड लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड राइट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसलिए यह बॉल स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल थीटा हमेशा मेंटेन करता है। तो वेट तो डाउनवर्ड काम करेगा। अब टेंशन जो है सपोर्ट की तरफ काम करेगा। इस बॉल पर क्या होगा, स्ट्रिंग का टेंशन किधर काम करेगा, अपवर्ड पॉइंट ओ, जहाँ से सस्पेंड सीलिंग है, जो पॉइंट ओ सीलिंग का एक पॉइंट, सीलिंग का कोई पॉइंट है, कार की सीलिंग का कोई पॉइंट है जहाँ से स्ट्रिंग को लटकाया गया है। तो टेंशन जो होगा, वेट बॉल का जो वेट है वह वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के द्वारा वह फोर्स काम करेगा, एंड दूसरा फोर्स इस पर काम करेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि सपोर्ट की तरफ, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ की तरफ सीलिंग की ओर काम करेगा। एंड
अब टेंशन को भी रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि टेंशन, क्योंकि यह जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन टी वह सपोर्ट की तरफ, मतलब पॉइंट ओ की तरफ, सीलिंग की ओर टुवार्ड्स एक्ट कर रहा है, लेकिन यह स्ट्रिंग इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, कितना, वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो बॉल के साथ। तो टेंशन के भी टू कंपोनेंट्स लेने होंगे, एक अपवर्ड कंपोनेंट ऊपर की ओर जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हमेशा थीटा एंगल स्ट्रिंग वर्टिकल से मेंटेन रखता है। तो यह कंपोनेंट कितना होगा, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी जो वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन स्ट्रिंग से फॉर्म करेगा, वह एंगल भी थीटा होगा, ज्योमेट्री से अल्टरनेट एंगल। तो टेंशन का जो कंपोनेंट अपवर्ड हो जाएगा अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, एंड टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह राइट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो यह टेंशन का कंपोनेंट इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, जिधर टुवार्ड्स एक्सेलरेशन ऑफ द कार टी साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से यह स्ट्रिंग जो एंगल फॉर्म कर रहा है वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से नहीं है, तो उधर कंपोनेंट टी साइन थीटा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन से टेंशन का एंगल है, तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा चूंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड टी साइन थीटा राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है टुवार्ड्स द मोशन ऑफ द कार, मोशन का कार के मोशन के अलोंग, जो कि राइट डायरेक्शन में है। तो सूडो फोर्स इस बॉल पर काम करेगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड सिस्टम है कार, तो जहाँ भी एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है तो वहाँ सूडो फोर्स उसके अंदर के ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है। तो वह किधर काम करेगा, यह काम करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट, एंड सूडो फोर्स का वैल्यू कितना, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो चूंकि बॉल जो है, मतलब स्ट्रिंग हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट एंगल बनाए हुए है जोड़ी, जिससे कि बॉल लटकाया गया है कार के सीलिंग से, तो हमेशा कार जो है एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन से सपोज किया जाए, मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, तो यह चूंकि स्ट्रिंग हमेशा एक एंगल थीटा मेंटेन रखता है, इसका मतलब उससे कनेक्टेड जो बॉल है, टाइट उससे जो बंधा हुआ बॉल है, एम मास, जिसका मास हमने स्मॉल एम सपोज किया है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन में, सिचुएशन 1 का सॉल्यूशन के लिए, तो ये सॉल्यूशन है सिचुएशन 1 का। तो बॉल की इक्विलिब्रियम के लिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू सूडो फोर्स एम ए। माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं बॉल पर, वो एक दूसरे को बराबर कर दिए, कैंसिल कर दिए, एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा एंड वेट बॉल का डाउनवर्ड, वो भी एक दूसरे को बराबर कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो क्या होगा, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉल टाइड टू कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉल, क्योंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है ही, स्ट्रिंग हमेशा थीटा एंगल मेंटेन रखता है, तो टी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में कार का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो टेंशन का कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वह बैलेंस कर देगा किसको, सूडो फोर्स को बराबर कर देगा एम ए, क्योंकि सूडो फोर्स राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में है, एंड एक्सेलरेशन कार का मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इधर मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेटेड फ्रेम का, एक्सेलरेटेड सिस्टम का, उसके अपोजिट सूडो फोर्स काम करता है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, से इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड टी कॉस थीटा वेट का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट, स्ट्रिंग में जो टेंशन है, जो सीलिंग की तरफ काम कर रहा है, सीलिंग का जो सपोर्ट है पॉइंट ओ, उसके लॉन्ग काम कर रहा है, जो कि बॉल पर लगने वाला दूसरा फोर्स है वेट डाउनवर्ड के अलावा, तो उसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, एंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टी कॉस थीटा ठीक उधर दिशा में ऊपर की ओर, जबकि बॉल का भार उधर दिशा में नीचे की ओर, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वर्टिकल से हमेशा कांस्टेंट एंगल, नियत कोण हमेशा बनाए हुए है, इसका मतलब बॉल इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तभी ऐसा होगा। टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी को बैलेंस कर लेगा। अब डिवाइडिंग 1/2 हमें मालूम करना है कि स्ट्रिंग माने स्ट्रिंग जिससे कि बॉल कनेक्टेड है, वह वर्टिकल से
जो कांस्टेंट एंगल हमेशा नियत एंगल बनाए हुए है वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल डायरेक्शन से, वह कितना होगा, तो यह थीटा, वही एंगल थीटा है, उसका वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए डिवाइडिंग 1/2। तो अब आप लिखें फर्दर। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं जिससे कि इस प्रॉब्लम का आगे सॉल्यूशन किया जा सके। अभी पार्ट 1 का, सिचुएशन 1 का सॉल्यूशन हो रहा है, उसके बाद सिचुएशन 2 का भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे काफी आसानी से। तो डिवाइडिंग 1/2 यह सिचुएशन 1 का रिमेनिंग पार्ट है सॉल्यूशन का। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हुआ था बीच वाले पार्ट से। दोनों सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 के बीच जो स्पेस था बोर्ड पर, वहाँ से सॉल्यूशन पार्ट ए का, सिचुएशन 1 का शुरू हुआ, जिसमें 2 इक्वेशन हमें मिले, t sin थीटा इक्वल्स टू ma एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, we get t sin theta upon t cos theta is equal to ma pseudo force upon mg, weight of the बॉल का वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। ma pseudo force है उस बॉल पर जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहा है। कार का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट। m से m कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में। Therefore sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू, और वी कैन राइट sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा इसी लाइन में लिख देता हूँ, और tan थीटा इक्वल्स टू a/g। Therefore थीटा जो एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, जो स्ट्रिंग मतलब बॉल से कनेक्टेड स्ट्रिंग, जो डोरी बॉल से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, वह वर्टिकल से जो कांस्टेंट एंगल फॉर्म करता है वह एंगल थीटा है। उसका वैल्यू मालूम हो गया, थीटा tan थीटा इक्वल्स टू a/g। देयरफॉर a इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a/g। स्मॉल a एक्सेलरेशन है कार का, g क्या है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द कार। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a/g, एंड ये एंगल कहाँ से होगा, वर्टिकल से। आंसर में हम लिखेंगे फ्रॉम द वर्टिकल, फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल से यह एंगल स्ट्रिंग जो कांस्टेंट एंगल बनाए हुए है हमेशा, जब कार एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसके स्लिंग के हेल्प से जो बॉल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से लटकाया गया है, तो वह वर्टिकल से हमेशा थीटा एंगल मेंटेन कर रहा है। तो उस एंगल का वैल्यू tan थीटा इक्वल टू a/g, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a/g फ्रॉम द वर्टिकल। तो सिचुएशन 1 का सॉल्यूशन प्रॉब्लम 41 का हो गया। अब सिचुएशन 2 के लिए भी हमने डायग्राम स्केच कर दिया है, एंड जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसे भी हमने पहले ही जान लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो केवल चूंकि ब्लॉक अब सेकेंड सिचुएशन में m मास का ब्लॉक उस कार के अंदर ही बनाए गए एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, एक नत समतल है, झुका हुआ तल है जो घर्षण रहित है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो उस पर एक ब्लॉक सपोज किया जाए, मास कैपिटल M है, रखा जाता है, और स्मॉल m भी सपोज कर सकते हैं मास को। लेकिन वह ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर, नत समतल पर नीचे की ओर स्लाइड नहीं करता है। इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है m मास का, उस पर इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स का कंपोनेंट ma cos थीटा एक्ट कर रहा है, जबकि इस ब्लॉक पर इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक का वेट mg का वन ऑफ द कंपोनेंट्स mg sin थीटा नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। क्योंकि बॉडी m मास का बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की ओर नहीं खिसक रही है, स्लाइड नहीं कर रही है, मोशन नहीं हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि mg जितना इस ब्लॉक पर इसके वेट का
कंपोनेंट एम डी साइन थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग नीचे की ओर एक्ट कर रहा है उसे बैलेंस कर रहा है सूडो फोर्स का इंक्लाइन प्लेन के एलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा। तो इसलिए ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक जिसका मास हमने सपोज किया है m, वह रेस्ट में है, वह स्लाइड नहीं कर रहा है। तो सेकेंड सिचुएशन में सिचुएशन 2 का सॉल्यूशन काफी आसानी से हम कर सकेंगे। तो क्योंकि बॉल क्या है, रेस्ट में है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक और द स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, इंक्लाइन प्लेन पर संतुलन में है और इंक्लाइन पर संतुलन में है। नस समतल पर ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वह नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब संतुलन में, इक्विलिब्रियम में है। जितना ऊपर फोर्स काम करेगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स का कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, वह इसका ब्लॉक के वेट का जो एक कंपोनेंट है एम टी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड काम कर रहा है, उसको बैलेंस कर लेता है। इसलिए ब्लॉक एम डी साइन थीटा फोर्स का जो वेट का मैंने वन ऑफ द फोर्सेस हुआ, दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेट, वह भी तो फोर्स ही है, तो उसके द्वारा नीचे की ओर मोशन और एक्सलेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सूडो फोर्स का कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा उसको बैलेंस कर देता है, जो कि इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की ओर लगता है। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन, since the block is not moving down or the block does not slides on the incline। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का केस है, सिचुएशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपवर्ड जो फोर्स ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में जो सूडो फोर्स तो लेफ्ट साइड में काम करेगा, क्योंकि बॉडी राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो उसके अपोजिट काम करता है एक ऑब्जेक्ट का और सिस्टम का एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो एम ए कॉस थीटा मतलब इसका कंपोनेंट हो गया इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू यह एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा, जो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड काम कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर ही, एंड उसके जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स का कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया बोथ साइड्स में, कैंसिल आउट एम इन बोथ साइड्स, सो वी हैव ए cos थीटा इक्वल टू जी sin थीटा। थीटा मालूम करना है, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है यहाँ पर मालूम करना है सिचुएशन 2 में। देयरफॉर ए इक्वल्स टू ए को इलिमिनेट कर लिया जाए यहाँ, ए इक्वल्स टू जी sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा वी नो tan थीटा, और a इक्वल्स टू जी स्मॉल जी tan थीटा, हमें थीटा मालूम करना है हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, स्मॉल a एक्सेलरेशन है कार का राइट डायरेक्शन में, राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगेन एंगल फिर वही आया कितना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, जो सिचुएशन 1 में आया था, लेकिन वह वर्टिकल से एंगल था, यह एंगल इंक्लाइन प्लेन का और इंक्लाइन का नस समतल का हॉरिजॉन्टल से होगा, तो tan थीटा a बाई जी, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन स्मॉल a अपॉन जी, लेकिन यह एंगल कहाँ से होगा, इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन है, तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज सिचुएशन 2। इस प्रकार प्रॉब्लम 41 के बोथ सिचुएशंस 1 एंड 2 के उनका सॉल्यूशंस किया गया, एंड बोथ सिचुएशंस के आंसर सेम आए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स स्मॉल a बाई जी, लेकिन सिचुएशन 1 में यह एंगल थीटा वर्टिकल से फॉर्म होगा, जबकि सिचुएशन 2 में हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि सिचुएशन 2 में इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना फॉर्म होगा उसे फाइंड करना था, जिसे हमने किया।
problem 42, that is last problem of this chapter, chapter 5, Newton's laws of motion. A block is kept on the floor of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of the block during the first 0.2 second after the start. Take a small g, acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second square. प्रॉब्लम 42 में एक ब्लॉक, एक पिंड है, वस्तु है, जिसे किसी एलिवेटर या लिफ्ट के बॉटम पर रखा जाता है एंड वह एलिवेटर या लिफ्ट इनिशियली शुरू में रेस्ट में है. तो ब्लॉक उसके अंदर, मतलब लिफ्ट एलिवेटर के अंदर उसके सरफेस पर रखा गया जो ब्लॉक है वह भी रेस्ट में होगा क्योंकि एलिवेटर और लिफ्ट रेस्ट में है. लेकिन बाद में एलिवेटर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलेट करता है, नीचे की ओर जाता है. मतलब शुरू में तो रेस्ट में है यह एलिवेटर लिफ्ट, लेकिन बाद में उसका अपना एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेट हो जाता है डाउनवर्ड बाद में, लेकिन शुरू में रेस्ट में है. तो जीरो मतलब स्टार्ट से, मतलब जब से एलिवेटर अपना मोशन स्टार्ट करता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर उसके सरफेस पर रखा हुआ ब्लॉक भी मोशन स्टार्ट करेगा. तो वह ब्लॉक जो कि एलिवेटर के फ्लोर पर, सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर रखा हुआ है, तो वह शुरू से यानी स्टार्ट से 0.2 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे मालूम करना है. तो ऑब्जेक्ट का तो अगर मास सपोज किया जाए m है, स्मॉल m सपोज कर दिया जाए ऑब्जेक्ट का मास है जो कि एलिवेटर या लिफ्ट के फ्लोर पर रखा है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा एंड एलिवेटर के सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा. लेकिन इस प्रॉब्लम में यह पूछा गया है कि स्टार्ट से, माने शुरू से 0.2 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ब्लॉक माने बॉल का इंडिविजुअल अपना कितना डिस्टेंस कवर करेगा वह मालूम करना है. यहाँ एलिवेटर के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ब्लॉक 0.2 सेकेंड के बाद स्टार्ट के शुरू के, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ u बराबर 0 इनिशियल स्पीड, उसके 0.2 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा केवल ब्लॉक, यह पूछा गया है. तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g होगा, वेट चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, जबकि शुरू में एलिवेटर रेस्ट में था, लेकिन अब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से एक्सेलेट कर रहा है नीचे की ओर. लेकिन यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन की का जिक्र नहीं है क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं है. ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का जो एलिवेटर के फ्लोर पर रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है g और a, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन a माइनस g होता. लेकिन यहाँ पर केवल ब्लॉक का अपना डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है प्रॉब्लम में, इसलिए ब्लॉक का जो अपना एक्सेलरेशन होगा वह डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g होगा. तो वी हैव टू सॉल्व इट नाउ. तो u कितना है, इनिशियल स्पीड 0 है एलिवेटर का भी और साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी, जो ब्लॉक है ब्लॉक का भी u इक्वल टू 0. टाइम दिया है 0.2 सेकेंड के आफ्टर कितना डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करना है. प्रॉब्लम में गिवन है, तो g इक्वल्स टू है गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ब्लॉक का, जो कि एलिवेटर और लिफ्ट के फ्लोर पर रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है, तो उसका अपना जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g होगा इंडिविजुअल. तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा किसका, ब्लॉक का, केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर. एंड s मालूम करना है, डिस्टेंस जो कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किधर कवर करेगा, डाउनवर्ड. तो क्योंकि लिफ्ट अब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो
डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का भी डाउनवर्ड होगा। तो एस इक्वल टू यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एस इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान लिया जाए तो सिचुएशन में जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए प्लस वाई एक्सिस को तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट करता है तो वह क्या होगा, तो कहने का मतलब तब निगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट जो कि डाउनवर्ड हो रहा है तो एस को भी हम निगेटिव ले सकते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना जाए और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब ए इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर और ए की जगह कितना हो गया, जी हो गया। माइनस जी हम लिख सकते हैं अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें एंड जी डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया जाए तो जी निगेटिव हो सकता है या जी पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा मतलब ब्लॉक का, तो उसे भी हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ ए की जगह क्या कर देंगे, पहले एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज करते हैं। अब एस की जगह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यह हो गया, यह भी नीचे की ओर होगा तो यह माइनस एस हो जाएगा। यू क्या है, जीरो है, इनिशियल स्पीड। टी कितना है 0.2 एंड प्लस 1/2 ए की जगह हम माइनस जी, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है एंड अपवर्ड डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस को हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया। तो उस कंसेप्ट का यूज करते हुए मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह माइनस जी एंड टी की जगह 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 का स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है तो माइनस एस, डिस्प्लेसमेंट भी हमने निगेटिव लिया, क्यों, क्योंकि लिफ्ट अब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड जाएगा। तो उस ब्लॉक का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वह भी डाउनवर्ड होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। एंड ए की जगह माइनस जी पुट किए हैं तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया, तो सेकेंड टर्म माइनस हाफ जी मल्टीप्लाइड बाई 0.2 स्क्वायर दैट इज 0.04 एंड जी का वैल्यू 10 पुट करना है एंड नेगेटिव से नेगेटिव बोथ साइड्स में कैंसिल हो गया। देयरफॉर एस इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.04। 2 से 10 न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, 5 हो गया एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 दैट इज 0.20 सेकेंड, सॉरी मीटर, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 तो 5 से 0.04 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.20 मीटर दैट इज वी कैन राइट इट एज 0.2 मीटर। अब सेंटीमीटर में आंसर है, बुक का आंसर सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर इज टू 100 cm दैट इज 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 100 cm दैट इज 20 cm। 0.2 into 100 multiplied 0.2 meter that is 0.2 multiplied by 100 cm that is 20 cm answer. So displacement of the block during the first 0.2 second after the start. Okay, start कहाँ से किया है, रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी इसलिए u इक्वल टू 0 लिया गया है। तो स्टार्ट के पहले 0.2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ब्लॉक का अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का जिक्र प्रॉब्लम में नहीं है, इसलिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एस इक्वल्स टू 0.2 मीटर इक्वल्स टू 20 cm आंसर। इसके साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इस चैप्टर में 42 प्रॉब्लम्स थे, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कर दिया गया 18 वीडियोज में, जिसे आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस के प्ले लिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा
इस चैप्टर के अलावा मैंने चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अलावा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एस.सी. वर्मा साहब का दोनों बुक्स के अदर चैप्टर्स, इसके अलावा अदर चैप्टर्स जो अभी तक जिनके प्रॉब्लम्स के वीडियोज अभी तक मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब में, उसे आप मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स सो मच।